नमस्कार, जय हिंद। पहलक दगड़ियों, हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ें यानी कि हम लोग उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ रहे थे। उत्तराखंड का इतिहास में हमने 3 से 4 क्लासेस आपको कवर करवा दी हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम समझेंगे जो उत्तराखंड का इतिहास है, उसमें जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने उत्तराखंड के इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक और क्राइटेरिया भी होता है जिसमें हम इसको बांट सकते हैं, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। उसमें भी हम समझेंगे इसको। बस इतना याद रखना कि आपको उत्तराखंड का जो इतिहास समझना है उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए होंगे, और इस नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना होगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तब वहां से आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहां से आप उसमें ज्वाइन हो जाना। हर वीकली टेस्ट आपको वहां कराया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस जो भी समूह गौ की जो भर्तियां होती हैं उनके आधार पर। ठीक है, 11 मई को लोअर पीसेस का एग्जाम है। अगर आप लोग चाहते हो तो प्रैक्टिस सेट करना, तो आप लोग कमेंट करके बता देना, तो आप लोगों के लिए भी मैं 1-2 प्रैक्टिस सेट लोअर पीसेस के अकॉर्डिंग बना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास में। उत्तराखंड का इतिहास। इतिहास एक ऐसा चीज है जहां कुछ हमें पता चलता है कि इतिहास में कैसा हमें क्या हुआ था, हम लोग पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए करके, ये सब हमें बताता है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, तो इतिहास की बात कर रहे थे। इतिहास में हम आपको प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कवर कर रहे थे। और एक चीज और आता है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल, वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप आज हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी कल आद्य ऐतिहासिक काल। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को मैंने 2 हिस्सों में बांटा था। एक बांटा था पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा मैंने बताया था आपको साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम समझ चुके थे। पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपको नगरीकरण बताया था। क्या क्या बताया था इसमें मैंने आपको? इसमें मैंने आपको नगरीकरण बताया था, नगरीकरण। इसमें मैंने आपको कपमार्क्स बताए थे, कपमार्क्स। इसमें मैंने आपको ताम्र निवास बताए थे, ताम्र निवास संस्कृति। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने आपको समाधान बताए थे, समाधान। और इसमें मैंने आपको बताए थे मृद भांड। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिसमें हम क्या लेते हैं, मंदिर, मंदिर में भी कुछ मिला होगा। और हम इसमें पढ़ते हैं आपको शिलालेख, या कोई ताम्रपत्र। इन सबको हम किसमें देते हैं? ताम्रपत्र अगर हम साहित्यिक स्रोत में भी ले सकते हैं, इसको रहने दो, ताम्रपत्र मत लिखो। मंदिर और शिलालेख, इन शिलालेख में भी हम समझ सकते हैं, कोई भित्तिलेख भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग कालसी शिलालेख पढ़ना होगा, हमें त्रिशूल शिलालेख पढ़ना होगा, हमें बागेश्वर शिलालेख पढ़ना होगा। लेकिन इसको हमें पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं। जैसे जैसे हम सिलेबस को कवर करते जाएंगे, जब आएगी बारिश कालसी की, जब हम पहुंचेंगे मौर्य वंश में, तो वहां पर जो उत्तराखंड में क्या उसका प्रभाव रहा करके, तब हम किसको पढ़ेंगे, वहां पर शिलालेख, कालसी शिलालेख को पढ़ लेंगे। ठीक है, वैसे ही जब त्रिशूल की बारी आएगी हम त्रिशूल का पढ़ लेंगे। धारसिल शिलालेख की बारी आएगी, हम पवार वंश में धारसिल शिलालेख को भी पढ़ लेंगे। बस अभी हम क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोत को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करते हैं साहित्यिक स्रोत। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास को सबसे पहले आपको समझना होगा। हमारी किताबों में उत्तराखंड के इतिहास को इतनी बेकार तरीके से दिया गया है, या फिर हमारे पास उतनी जानकारी नहीं है इतिहास को समझने के लिए कि हम उसको अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए आप इस क्लास को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि उत्तराखंड का इतिहास किस तरह का है करके। ठीक है, तो समझते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, नगरीकरण, कपमार्क, ताम्र निवास, समाधान, मृदभांड, मंदिर और शिलालेख। यहाँ से आपको पुरातात्विक स्रोत की जानकारियां मिलती हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, साहित्यिक स्रोत की। अब साहित्यिक स्रोत क्या होंगे उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं अभी मिटा देता हूं, बस केवल साहित्यिक स्रोत लिखते हैं। साहित्यिक स्रोत,
साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को मेनली हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? दो हिस्सों में हम बांटते हैं, ठीक है। एक आएगा गैर धार्मिक, एक आएगा धार्मिक। एक तो होता है धार्मिक ग्रंथ और एक आएगा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक। अब धार्मिक में क्या क्या आएगा उसके बारे में समझेंगे। धार्मिक तक सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आएगा आपका महाभारत, महाभारत काल में कैसा था करके, उसके बाद आएगा आपका रामायण, फिर आपके आएंगे पुराण, ठीक है। इतने चीज आएगा। महाभारत जो वन पर्व, सभा पर्व, ये सब हम महाभारत काल में ही देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम वेद की। जो उत्तराखंड की जानकारी आपको मिलती है, सर्वप्रथम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो मिलती है हमें वेदों में। तो वेद कौन सा वेद होगा, वेद कितने होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे वेदों की। टोटल कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। सबसे पहला वेद होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा वेद होगा यजुर्वेद, तीसरा आपका आएगा सामवेद, चौथा आपका आएगा अथर्ववेद, ठीक है। तो ये आपको समझने होंगे। ऋग्वेद में ही आपको कहा गया है जो उत्तराखंड है वो क्या है, उत्तराखंड मनुष्यों की भूमि या फिर देवों की भूमि, किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया, ठीक है। नोट से मिल जाएंगे, चिंता मत करो, यहां समझिए, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है? मनुष्यों की भूमि या फिर देवभूमि किसको कहा गया है? हमारे उत्तराखंड को कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब वेद इतने बड़े होते हैं, अगर हमें वेदों को समझना है या वेदों को पढ़ना है तो इसलिए हमें कुछ अलग अलग तरीके से इनको पढ़ना होगा। यानी कि हम वेदों को ब्राह्मण ग्रंथों में क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। यानी कि कोई भी वेद होगा उसके कोई ना कोई क्या होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे जिसको आसान भाषा में लिखा होगा और उससे हम वेद को समझ पाएंगे, ठीक है। जब पुराने समय में जो हमारे सांस्कृतिक लोग थे या फिर जो हमारे जो गुरु लोग थे, आचार्य लोग थे, उन लोगों ने जो वेद लिखे हैं तो वेद बहुत ही एक डीप तरीके से लिखे गए हैं। तो वेदों को समझना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए वेदों को समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत पड़ी और ब्राह्मण ग्रंथ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हर वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ दो है। एक तो है ऐत्रेय, ऐत्रेय और कौस्तकीय, कौस्तकीय। दो ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? ऋग्वेद के। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐत्रेय हो गए, कौस्तकी हो गए, याद करना होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का भी दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, एक होता है तैत्रेय और शतपथ, तैत्रेय और शतपथ। और उसके बाद आता है किसके? सामवेद। सामवेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ होता है, कहीं कहीं पर दो भी मिलेंगे लेकिन हम एक ही पढ़ते हैं। तो वो कौन सा होता है? सामवेद का पंचविश। क्या होता है? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और लास्ट बचा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये 6 आपको याद करने होंगे। ऋग्वेद का ऐत्रेय, कौस्तकी, यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ, और सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपत, ये इनको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो अब उत्तराखंड में क्या क्या कहा गया है करके इसको भी हम समझते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, देवभूमि और या फिर मनुष्यों की भूमि। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्तर कुरु,
उत्तर कुरु किसमें कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। जबकि कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का स्थान कहा गया है। वाक देवी का स्थान, तो इतना आपको याद होना चाहिए। यानी कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, और कौस्तकी में वाक देवी का स्थान, वाक देवी के स्थान के रूप में क्या किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम समझ चुके हैं, वेद हम पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में किसके लिए क्या कहा गया ये हम सब समझ चुके हैं। ठीक है, यजुर्वेद याद करना होगा, सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद और गुहफर, मेनली इतना आपको याद करना है, बस हो गया। इतना ही इस ऋग्वेद में और ब्राह्मण ग्रंथ में हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारियां मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, महाभारत काल की। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे महाभारत काल की। ठीक है, महाभारत में उत्तराखंड के लिए क्या क्या कहा गया है। अब महाभारत में जो थे केवल 18 पर्व थे। कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। 18 पर्व में से कुछ ऐसे पर्व हैं जिसमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। सबसे पहले है वन पर्व, वन पर्व, उसके बाद आता है उद्योग पर्व, और उसके बाद आता है सभा पर्व। इन 3 पर्व को आपको पढ़ना होगा। इन 3 पर्व में उत्तराखंड की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, बात कर रहे थे वन पर्व के अनुसार। ठीक है, तो वन पर्व के अनुसार उत्तराखंड की जानकारी हमें क्या क्या मिलती है। वन पर्व मिलती है, उद्योग पर्व, सभा पर्व। वन पर्व में जो राजा सुबाहु थे, राजा सुबाहु थे, उनकी राजधानी का पुलिंद राजा थे, पुलिंद, और जबकि माना गया क्या, कुड़िंद राजा थे। ठीक है, पुलिंद या कुड़िंद दोनों एक ही माना गया था। ऐसा माना गया है जो पुलिंद राजा थे उन्होंने पांडवों की तरफ से कौरवों से युद्ध किया था, तो इसलिए हम वन पर्व में उत्तराखंड का यहाँ से स्थान मिलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद इसके अलावा मत्स्य नरेश थे जिनका नाम क्या था, विराट, राजा विराट, जिनकी राजधानी थी विराटगढ़ी। कहाँ थी राजधानी? राजधानी विराटगढ़ी थी। इन्होंने भी किसका, महाभारत काल में पांडवों का सपोर्ट किया था और लड़ाई की थी। जो अभी का देहरादून भाबर क्षेत्र का एरिया है वहां तक इनका राज चलता था। ठीक है, किसका? राजा विराट का। उसके बाद राजा विराट की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था उत्तरा, और अपनी बहन का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कराते हैं। जो अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की शादी होती है किससे? उत्तरा से। उत्तरा कौन थी? उत्तरा जो हमारे उत्तराखंड के राजा विराट थे, सॉरी बहन नहीं थी, जो राजा विराट की बेटी थी। राजा विराट की बेटी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था, अर्जुन के पुत्र के साथ हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट। उसके बाद देखते हैं हम उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में क्या हुआ था? उद्योग पर्व में हमें बात मिलती है कौरवों की, यानी कि दुर्योधन और कर्ण की बात हम इसमें करते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, आपको उत्तरकाशी में और देहरादून साइड आपको कर्ण मंदिर और देहरादून मंदिर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था पारावत। क्या था राजा का नाम? राजा का नाम था पारावत। पारावत राजा था और जिसने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। किसकी तरफ से? कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था, जिसका अभी वर्तमान नाम पार्वती भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्तमान नाम पार्वती कहा जाता है। पार्वती इसको कहा जाता है। अब इसकी पुष्टि कैसे हमें मिलती है? इसकी पुष्टि मिलती है जो देहरादून और उत्तरकाशी में जो देहरादून दुर्योधन मंदिर मिलता है और कर्ण मंदिर मिलता है, वहां से इस बात की हम क्या हो जाती है? पुष्टि हो जाती है। तो ये उद्योग पर्व भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वन पर्व हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं सभा पर्व। अब सभा पर्व में क्या हुआ था इसके बारे में देखते हैं। सभा पर्व के अनुसार उत्तराखंड में जो बाणासुर राक्षस था उसका भी राज्य कहाँ माना जाता है? उत्तराखंड में माना जाता है। ठीक है, सभा बाणासुर, बाणासुर नामक एक राक्षस था। क्या था? राक्षस था। इसका राज्य भी कहाँ माना जाता है? उत्तराखंड में माना जाता है। राक्षस था। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। बाणासुर नामक राक्षस था, इसने भी, इसका भी जो शासन काल देखा जाता है वो उत्तराखंड में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किसकी की थी? वेद की थी। वेद हमने पढ़े। वेद में हमने आपको क्या पढ़ाया था? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए। उसके बाद मैंने आपको महाभारत काल के वन पर्व, उद्योग पर्व और सभा पर्व के बारे में जानकारी दी। बाकी डिटेल्स हम इसको पीडीएफ आपको दे देंगे, पीडीएफ में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे हम रामायण काल की। ठीक है, तो रामायण काल में यहाँ क्या हुआ था करके उसके बारे में देखते हैं।
बात करते हैं रामायण के। रामायण काल में आपको क्या मिलता है? रामायण काल के बाल कांड में, किसमें? बाल कांड में जो कौशिकी नदी का उल्लेख किया गया, किसका? कौशिकी, कौशिकी नदी का उल्लेख किया गया है। वो वर्तमान में जो उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा में बहती है, कोशी नदी, कोशी नदी का उल्लेख किया गया। ठीक है, कहाँ बहती है? अल्मोड़ा में। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि बाल कांड में कौशिकी नदी, यानी कि इसे अभी वर्तमान में हम कोशी नदी बोलते हैं, इसका उल्लेख किया गया है बाल कांड, रामायण के बाल कांड में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा। और रामायण में ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जितना भी मिलता है यही मिलता है। ठीक है, एक मिलता है यहाँ पर लंका कांड। लंका कांड, लंका कांड में क्या होता है? जो संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी का उल्लेख कहां से मिलता है? संजीवनी बूटी का जो अभी का द्रोणगिरी पर्वत है, उसी को माना गया है। क्या है? जो अभी उत्तराखंड के चमोली में द्रोणगिरी पर्वत है, वहीं से पता चलता है कि जो अभी संजीवनी बूटी है वही संजीवनी बूटी होगी करके ये जानकारी मिलती है लंका कांड में। ठीक है, तो ये दोनों चीज रामायण से संबंधित है, दोनों के दोनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्या मिलता है? कौशिकी नदी मिलती है, जिसको हम कोशी नदी बोलते हैं। और जो संजीवनी बूटी है, संजीवनी जो बूटी मिलती है, उसका उल्लेख भी मिलता है द्रोणगिरी पर्वत से। कौन से पर्वत से? द्रोणगिरी पर्वत। द्रोणगिरी पर्वत आपको मैंने पढ़ाया होगा पर्वत में, तो वहां से आप देख सकते हैं वो चमोली में पड़ता है। ठीक है, पर्वत, ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बात हम रामायण काल की भी कर चुके हैं। इसमें से आपको इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं, अधिकतर बच्चे इसको कवर कर ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुराण की। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड के नजरिए से पुराण बहुत इंपोर्टेंट है। तो बात करेंगे हम पुराणों की। पुराणों को हम मेनली स्कंद पुराण ही संबंधित है, कहां से? उत्तराखंड से। ठीक है, तो स्कंद पुराण की बात करते हैं। बात करते हैं स्कंद पुराण। इसको डिटेल से आपको समझना होगा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है मानस खंड और एक है केदार खंड। मानस खंड और केदार खंड की बात करेंगे हम। मानस खंड वर्तमान का कुमाऊं, कुमाऊं। केदार खंड वर्तमान का गढ़वाल। तो ये मतलब जो स्कंद पुराण में है, स्कंद पुराण में हमें मानस खंड और केदारनाथ खंड अलग अलग करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो कुमाऊं के लिए हम मानस खंड का यूज करते हैं, जबकि गढ़वाल के लिए हम केदार खंड का यूज करते हैं। ठीक है, इसी स्कंद पुराण में आपको उत्तराखंड को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 5 भाग कौन कौन से हैं? यानी कि जो उत्तराखंड के हिमालय हैं, इन हिमालयों को 5 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। स्कंद पुराण में मेनली हम जो हिमालय है, हिमालय को 5 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, एक मानस खंड, केदार खंड, नेपाल और असम हिमालय, और इसके बीच में एक आता है आपको जालंधर या पंजाब खंड। ठीक है, तो 5 हिमालय को बांटते हैं। उनमें से हमारे मेन जो इंपोर्टेंट है वो मानस खंड और केदार खंड है। मानस खंड यानी कि कुमाऊं हिमालय, केदार खंड यानी कि गढ़वाल हिमालय की हम बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए स्कंद पुराण के बारे में। जब हम मानस खंड और केदार खंड को मिलाते हैं, जब मानस खंड और केदार खंड को मिलाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तर का खंड, उत्तर का खंड एक। और क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर 2। और क्या बोला जाता है इसको? देश, क्या बोला गया है? खस देश। यानी कि अगर हम मानस खंड ये बात स्कंद पुराणों के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं, उत्तर का खंड, ब्रह्मपुर और खसदेश, मानस खंड और केदार खंड को जब मिलाते हैं, इन चीजों का हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं वेदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, महाभारत काल में, रामायण काल में और पुराणों में क्या क्या यहाँ का रहा करके हम पूरा पढ़ चुके हैं। यानी कि जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब गैर धार्मिक में क्या आएगा? गैर धार्मिक में आपको आएगा जैसे कि आपको मिलेगा कि मेघदूत में क्या मिला था, अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या मिला था उत्तराखंड के बारे में, जो कश्मीर का राज तरंगणी इतिहास है उसमें उत्तराखंड का उल्लेख कैसे हुआ करके,
ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।